हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सरल आवर्तगत से संबंधित कुछ और पद पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में सरल आवर्तगत के बारे में पढ़ा था, सरल आवर्तगत की शुद्ध गति की परिभाषा पढ़ी थी, निर्देश वृत्त के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा आयाम और आवर्तकाल मुख्य रूप से इन दो राशियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे आवृत्ति के बारे में और कला के बारे में। तो अभी फिलहाल सबसे पहले सरल आवर्त गति में आवृत्ति। ठीक, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन SHM, एक बार जो लिखा है उसको पहले ध्यान से हम लोग सुन लेते हैं। तो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण द्वारा एकांक समय या 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या को उस सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। चाहे आप कंपनों की संख्या कहो, आवर्त भी कह सकते थे, चक्करों की संख्या, लेकिन चूंकि सरल आवर्त गति में जब हम एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहे हैं तो वो एक तरह की कंपन गति या दोलन गति है ना। बाकी दोलन गति आवर्ती गति तो होती ही है। तो फिलहाल 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या या आवर्तों की संख्या या दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को उस सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहेंगे। इसे फ्रीक्वेंसी के नाते स्मॉल f से या नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड के नाते n से, और एक प्रतीक कभी कभी हम लोग और यूज करते हैं न्यू, v की तरह बनता है ऐसे। पर इसे प्रायः आमतौर पे हम लोग जब विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं तो वहाँ उपयोग करते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हो। पर यांत्रिकी में ज़्यादातर हम f या n लिखते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर से। मात्रक की बात करें तो कंपन प्रति सेकंड या केबल प्रति सेकंड यानी बटा सेकंड यानी सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 कंपन प्रति सेकंड है ना। अच्छा, आवर्तकाल से अगर हम संबंध की बात करें तो अगर गति का आवर्तकाल, गति का मतलब यहाँ सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल अगर कैपिटल T हो तो n और t में संबंध ये होता है कि n बराबर 1/t, या यहाँ से आप कह सकते हो n गुणा t बराबर 1। अब हम n, f या न्यू तीनों प्रतीक बार बार न कह के, जैसे मान लो अभी हम केवल n ही ले रहे हैं तो ठीक है, उसी के पदों में लिख रहे हैं। तो पहली बात तो n बराबर 1/t यानी आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो आवृत्ति के बराबर होता है, या आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। मात्रक आवर्तकाल का सेकंड है और इसका प्रति सेकंड है, सेकंड सेकंड कट गया। दूसरा, हम लोगों ने कल पढ़ा था जब आवर्तकाल पढ़ रहे थे तो t बराबर 2π/ओमेगा, अगर ओमेगा कोणीय वेग है तो यहाँ से आप कह सकते हो जब n जो कि 1/t के बराबर होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा। t अगर था 2π/ओमेगा तो n हो जाएगा ओमेगा/2π, क्योंकि यहाँ अंश और हर उलट जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो n बराबर ओमेगा/2π से आप ओमेगा बराबर 2πn लिख सकते हो। तो इसलिए ओमेगा, जिसे हम लोग अभी कोणीय वेग कह रहे थे, यहाँ से 2πn के हिसाब से देखो तो इसे आप कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हो। n अगर आपके रेखीय आवृत्ति है, मान लो ये कोणीय आवृत्ति है तो उसको आप रेखीय आवृत्ति कह लो n को। तो जो कंपनों की संख्या थी प्रति सेकंड, जब उसी में 2π से और गुणा कर देते हैं, यानी एक चक्कर के लिए हम 2π घूम गए अगर निर्देश वृत्त वाली परिभाषा में देखें तो फिलहाल अभी ये कि ओमेगा जो कि कोणीय वेग से हमने शुरू किया था, चूँकि 2πn के बराबर होता है तो इसलिए इसको कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। और रही बात मात्रक की तो ठीक है, चाहे यहाँ ओमेगा से देख लो कोणीय वेग से तो इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होगा, या यहाँ से 2π ये रेडियन है और n प्रति सेकंड है, संख्या प्रति सेकंड है ना, तो कोणीय आवृत्ति का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड हम लोग लेंगे। केवल आवृत्ति का मात्रक कहेंगे तो प्रति सेकंड, कोणीय आवृत्ति का मात्रक यानी ओमेगा का मात्रक तो रेडियन प्रति सेकंड। अच्छा, दूसरा ये कल हम लोग जब निकाल रहे थे एक सूत्र हम लोगों ने बल नियम लिखा था, वैसे उसके बारे में फिर बात कर लेंगे आगे। यह प्रोपोर्शनल टू -y, यह बराबर -ky, वहाँ से हमने लिखा था यह बराबर -m ओमेगा² y। कोई बात नहीं समझ में आया था, नहीं ध्यान दिए, कोई बात नहीं, 1-2 वीडियो बाद जब हम लोग त्वरण पढ़ चुके होंगे सरल आवर्त गति में तब वहाँ से उस पर हम प्रत्यानयन बल के बारे में फिर बात कर लेंगे। तो इसलिए अभी हम उसको दोहरा नहीं रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। अभी केवल इतना कि कल हमने आवर्तकाल में जो सूत्र लिखे थे वहाँ एक जगह हमने लिखा था कि ओमेगा कोणीय वेग का मान इतना होता है
और चूंकि ओमेगा को हम लोग कोणीय आवृत्ति भी कह रहे हैं, तो यानी 2 पाई एन जो है हमारा वो इतने के बराबर है, तो एन क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई। यानी ये ओमेगा है तो इसमें 1/2 पाई से भाग दे दो, मतलब सॉरी 2 पाई से भाग दे दो या 1/2 पाई से गुणा कर दो, तो एक और सूत्र मिला, एन बराबर 1/2 पाई त्वरण बटे विस्थापन। नहीं डायरेक्ट याद रहता कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं इसको, अभी इसका नहीं ध्यान में आ रहा है तो ठीक है, अभी इसको तीसरे पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो आप। बाद में जब हम लोग सरल आवर्त गति में त्वरण पढ़ लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग प्रत्यानयन बल समझ लेंगे, तब इस संबंध तक पहुँचना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरल आवर्त गति में कला क्या होती है। अब हम लोग अगली राशि के बारे में देखते हैं, कला, फेज। तो सुन लेते हैं जो लिखा है। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कला किसी क्षण पर वह राशि है जो उस समय उस कण की स्थिति व गति की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक, फिर से इस दो लाइनों को एक बार दोहरा लेते हैं। कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण पर कण की, जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उस कण की स्थिति का मतलब वो साम्यावस्था से कितनी दूर पर है उसका विस्थापन, और गति की दिशा, किस दिशा में गति हो रही है उसके बारे में बताती है। और ये होती क्या है, जब हम विस्थापन समीकरण लिखते हैं सरल आवर्त गति में, मान लो कण का जब हम विस्थापन समीकरण लिखते हैं तो विस्थापन समीकरण में साइन या कोसाइन, मतलब साइन या कास का जो कोणांक होता है ना, साइन या कास के बाद जो लिखा होता है वह उस गति की कला होती है। जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी, ए गति का आयाम है और y विस्थापन है किसी समय t पर। यहाँ साइन के बाद क्या लिखा है, ओमेगा टी, तो साइन के बाद जो लिखा है ना कोण के रूप में, जैसे y बराबर a साइन थीटा, तो साइन के बाद जो लिखा है वो कण की कला है, तो यहाँ पर कला हो जाएगी हमारी ओमेगा इंटू टी। अब दो एक चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले समीकरण में देखें, अगर हम t बराबर 0 रख देंगे तो देखिए पहली बात तो है कि उस समय हमारी कला तो 0 हो गई है। t बराबर 0 तो ओमेगा इंटू टी बराबर 0, यानी उस समय कला 0 है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम जब मापन शुरू कर रहे हैं, मान लो कण पहले से ही थोड़ा सा आगे से गति शुरू कर रहा है, यानी t बराबर 0 पर कला 0 नहीं है, तो विस्थापन समीकरण को हम कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ जब आप t बराबर 0 रख दोगे तो ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, लेकिन अभी भी फाई बचा है, यानी इस स्थिति में यहाँ t बराबर 0 पर भी कला फाई है। तो ये जो फाई होती है ना, इस फाई को कण की प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज, या कला नियतांक, फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि कला या कला नियतांक, मतलब चाहे ओमेगा टी वाले को कहो चाहे फाई वाले को कहो, होते तो कोण ही हैं। तो जब कोण होते हैं तो इनका मात्रक रेडियन होगा और ये विमाहीन राशियां होंगी, यानी इनका भी मी सूत्र m0 l0 t0 होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, कोण को जब हमने रेडियन में परिभाषित किया था तो वृत्तीय, किसी वृत्त में उसकी चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया था ना, तो हैं दोनों लंबाइयाँ, तो कुल मिला के विमाहीन राशि। तीसरी बात ये कि 2 पाई कला हो गई, घूम गई तो एक चक्कर पूरा हो गया। टी समयांतर, टी अगर आवर्तकाल है, टी समय बीत गया तो समझो एक चक्कर पूरा हो गया। लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग के रूप में जब हम व्यक्त कर रहे हो तो लैम्डा दूरी अगर कोई तरंग चल चुकी हो, उतना रास्ता तय कर चुकी हो, तो समझ लो उसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो 2 पाई कलांतर या टी समयांतर या लैम्डा पथांतर, रास्ते का अंतर है ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा या डेल्टा फाई, ये अगर इतने हों तो समझो ये एक एक चक्कर को व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों तुल्य राशियां हैं, है ना। मान लो कभी किसी प्रश्न में ऐसा हो कि कलांतर के रूप में दिया है, समयांतर के रूप में बदलना है ना, इन तीनों में से किसी को बदलना है, तो ध्यान रहे कि टी समय और 2 पाई कला एक दूसरे के तुल्य होती हैं, तो वहाँ से बदल लेना। अभी जैसे पूछे t/2 समय में कितनी कला में परिवर्तन होगा, तो t समय में अगर 2 पाई परिवर्तन हो रहा है तो t/2 यानी आवर्तकाल के आधे में कितना होगा, पाई का होगा, है ना। t/4 समय में कितना कला में अंतर होगा, तो 2 पाई/4 यानी पाई/2 कला का अंतर होगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे में बदल लेंगे। अगली बात ये कि अगर, अच्छा एक शब्द और, कलांतर हम लोगों ने यहाँ कहा था ना, कलांतर का मतलब कला का अंतर, कलाओं का अंतर। मान लो हमारे पास दो विभिन्न प्रकार के विस्थापन समीकरण हैं, दो कण गति कर रहे हैं, उन कणों की अलग अलग कलाएं हो सकती हैं, या उनकी कलाओं की, दो सरल आवर्त गति कर रहे कणों की कलाओं का जो अंतर होगा
उसी को हम लोग कलांतर कहेंगे, है ना। यहाँ पर आप संधि का विच्छेद कर लो, कला धन अंतर, तो दो कलाओं के जो अंतर होगा उसी को कलांतर कहेंगे। अब अगर दो कणों के बीच का कलांतर 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, इस तरह होते करते मान लो 2n पाई टाइप का है, n बराबर 0 1 2 3 4 5, इस तरह पूर्णांक के रूप में आप रखते जाओ, तो कण फिर समान कला में कहे जाते हैं। क्यों? 2 पाई कला का अंतर का मतलब है एक चक्कर पूरा होके फिर उसी के साथ, 4 पाई का मतलब 2 चक्कर पूरा होके फिर उसी दिशा में उसी के साथ चल रहे हैं। उसी तरह से अब 0 और 2 पाई के बीच में पाई, 2 पाई और 4 पाई के बीच में 3 पाई, ध्यान दीजिए इन सब के बीच में 2 पाई का अंतर है। उसी तरह से अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार होते हुए चाहे आप 2n + 1 पाई कहो, तब यहाँ n बराबर 0 1 2 3 होगा, और अगर 2n - 1 पाई कहोगे तो n बराबर 1 से मान शुरू होगा। यानी अगर इस टाइप के कलांतर हों, पाई, 3 पाई, 5 पाई टाइप के, तो फिर कण कहे जाते हैं कि वो कंपन की विपरीत कला में है ना, उनकी गति विपरीत कलाओं में हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे कोई उदाहरण दिया हो, मान लो हमने यहाँ y1 बराबर a cos ओमेगा t लिख लिया है और y2 बराबर a sin ओमेगा t। अब इनमें अगर पूछा जाए कलांतर कितना है, तो आप जानते हो ना, sin 90 + थीटा बराबर cos थीटा, ठीक। तो इसमें मान लो a sin ओमेगा t + π/2 कर दो तो बराबर a cos ओमेगा t हो जाएगा ना। यानी ये क्या है, ये समझो sin ओमेगा t + π/2 है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें और इसमें पाई कला का अंतर है, इन दोनों के बीच में कलांतर π/2 यानी 90 अंश का है। प्रश्न हल करते हैं, कुछ एक आधा प्रश्न लगाते हैं, तो थोड़ा सा कला या जो राशियां अब तक में हम लोगों ने पढ़ी हैं, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला और कलांतर, तो इनसे संबंधित कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग आंकिक प्रश्न देख लेते हैं, अब तक में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, है ना। प्रश्न है कि किसी पिंड की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर 0.5 cos ब्रैकेट में 100t + 3π/4 मीटर से दिया जाता है। यदि स्मॉल x मीटर में हो, खैर ये ना भी लिखा होता तो चूंकि स्मॉल x बराबर कुछ मीटर है तो हम समझ रहे हैं, और t सेकंड में हो, तो एक तो हमें आयाम निकालना है, दूसरा दोलन की आवृत्ति निकालनी है, तीसरा प्रारंभिक कला निकालनी है, और चौथा प्रारंभिक विस्थापन निकालना है। देखिए प्रारंभिक कला या प्रारंभिक विस्थापन क्या है, t बराबर 0, जब से आपने समय का मापन शुरू किया उस समय कला कितनी थी या उसमें विस्थापन कितना था। अच्छा, प्रश्न में जिस तरह का समीकरण दिया रहे, जरूरी नहीं है कि आप y बराबर a sin ओमेगा t से ही तुलना करो। यहाँ जब x के पदों में दिया है तो जब तुलना करेंगे तो x रखेंगे y की जगह पर। यहाँ कास लिखा है तो हम लोग जो समीकरण चुनेंगे उसमें भी कास लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। केवल कला या प्रारंभिक कला में अंतर आएगा साइन या कास चुनने पर π/2 का। शेष तो विस्थापन समीकरण हमें जो दिया है ये हमने लिख लिया, इसकी हम तुलना करेंगे x बराबर a cos सीधे ओमेगा टी के बजाय, चूंकि ओमेगा टी + फाई भी है, से तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखो, कास के बाद जो लिखा है, कास के बाद जो लिखा है इसको छोड़ दो, कास के पहले जो लिखा है वो a है, तो a बराबर यानी आयाम बराबर 0.5 मीटर ना, क्योंकि कास के आगे इतना ब्रैकेट में जो भी कास का कोणांक है वो तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी केवल एक अनुपात है ना, तो इसका कास 100t + 3π/4 का कोई मात्रक नहीं होगा। x का मात्रक मीटर है या आयाम a का मात्रक मीटर, तो ठीक है, इससे तुलना करने पर आयाम a बराबर 0.5 मीटर आ गया। दूसरा देखिए, कास ओमेगा टी + फाई था ना, तो ओमेगा टी बराबर 100t, ओमेगा बराबर 100, है ना। तो दोलन की ये तो हमारी हो गई कोणीय आवृत्ति। अगर कोणीय आवृत्ति पूछते तो कोणीय आवृत्ति हमारी हो जाती 100 रेडियन प्रति सेकंड। दोलन आवृत्ति पूछे हैं यन और कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2πn होता है, वहां से n बराबर ω/2π लिख सकते हो, ओमेगा बराबर 2πn है ना। अब तो ठीक है, ओमेगा का मान है ही सीधे मालूम, तो n बराबर यानी दोलन की आवृत्ति बराबर 100/2π दोलन प्रति सेकंड, या 2 से काट दिए तो 50/π हर्ट्ज। और रही बात प्रारंभिक कला की तीसरे भाग में, तो प्रारंभिक कला क्या है, t बराबर 0, चाहे तो आप कह लो कि यहाँ जो फाई लिखा है वो प्रारंभिक कला है। दूसरा, t बराबर जब 0 रख दोगे तो जो कला आएगी, कला का मतलब ये कास के बाद, साइन या कास के बाद जो लिखा है, तो प्रारंभिक कला फाई हमारी कितनी है, 3π/4 रेडियन हो गई। और चौथा पूछे हैं प्रारंभिक विस्थापन क्या होगा।
प्रारंभिक विस्थापन का मतलब जब से आपने समय का मापन शुरू किया उस समय विस्थापन कितना रहा होगा। तो ठीक है, समय का मापन जब से हमने शुरू किया तो t बराबर 0 रख दिया, उस समय हम निकाल लेंगे x का मान कितना आएगा ना। तो प्रारंभिक विस्थापन क्या होगा, वो t बराबर 0 पर विस्थापन होगा। तो विस्थापन समीकरण में आप t बराबर 0 रख दो, तो क्या मिलेगा, मान लो हम उसको x0 कह रहे हैं ना, कि यानी अब हमारा t बराबर 0 हो गया है। तो जो भी था ओमेगा टी की जगह जब t 0 किए, सॉरी 100t की जगह जब t 0 किए तो ये वाला पद हो गया शून्य, बचा केवल 3π/4 है ना। और पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो 3/4 पाई का मतलब 4 से काटेंगे 45 गुणा 3 135 अंश आएगा। 135 का मान अगर सीधे आपको काश 135 अंश का मान पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको 90 अंश प्लस 45 अंश लिख सकते हो। और काश 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं सॉरी एक मिनट। तो कुल मिलाकर हमें इसका केवल मान रखना है, चूंकि कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये कंफ्यूज मत होना इससे कि दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है। ध्यान देना, हम कास 135 की बात कर रहे हैं ना, वो तो बराबर माइनस साइन 45। ठीक है, मान हमने उसका रखा, ये बटे √2 हुआ, चाहे तो ठीक है हम इसका मान यहाँ 1.414 रख सकते थे, या √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो √2 गुणा √2 हो गया 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और सरल करते गए तो लगभग -0.35 मीटर आया, यानी साम्यावस्था से बाईं ओर है। अगर हम आगे की ओर धनात्मक ले रहे हैं तो पीछे की ओर ये बाईं ओर विस्थापन है उस समय जब t बराबर 0 यानी समय का मापन जब से शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए अभी फ़िलहाल केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले भाग में कोशिश करेंगे कि समीकरण, हम लोग जो विस्थापन समीकरण लिखे हैं उसके हिसाब से हम लोग समय विस्थापन वक्र खींचेंगे, और कोशिश करेंगे कि वेग और त्वरण के बारे में वेग और त्वरण के भी सूत्र देखते हैं। तो अगले भाग में हम लोग मुख्य रूप से सरल आवर्त गति में कण के वेग और कण के त्वरण पर देखते हैं। आज के लिए अभी केवल इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।